इन सभी खबरों के बीच में अब आपको दिखाते हैं कि कर्टन रेजर में आज कौन कौन सी खबरें हैं जो आपके लिए देखना जरूरी है। पहली बड़ी खबर जो इस वक्त आपके सामने आ रही है, 18वीं लोकसभा के पहले दिन राहुल गांधी पर कैसी राजनीति हुई। क्या वो राष्ट्रगान के समय लोकसभा में मौजूद नहीं थे? क्या है दावे का सच, यह हम आपको बताएंगे। दूसरी खबर, संसद में विपक्ष का संविधान पर हल्ला बोल, लेकिन जयपुर में संविधान पार्क में कैसी गलती पकड़ी गई, यह भूल किस सरकार से हुई है। तीसरी खबर, नीट के इतिहास पर सीबीआई की अमिट छाप का सबूत दिखाएंगे। 2018 से अब तक 4 जांच, इस बार नतीजा क्या होने वाला है। और चौथी खबर, क्रीमिया पर अमेरिकी हथियारों से हमला, पुतिन ने अमेरिका को न्यूक्लियर अटैक की वार्निंग दे डाली। और पांचवी खबर, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में मुश्किल में है, उनकी घर वापसी पर शंका के बादल क्यों मंडरा रहे हैं, क्या इसका जिम्मेदार नासा है। लेकिन फिक्र आपकी की शुरुआत आज संसद से करते हैं, सीधे चलते हैं। 18वीं लोकसभा का फर्स्ट डे, फर्स्ट शो ऐतिहासिक रहा है और इसके पीछे की बड़ी वजह आइए दिखाते हैं आपको। ऐतिहासिक इस लिहाज से क्योंकि नरेंद्र मोदी ने आज तीसरी बार लगातार बतौर प्रधानमंत्री लोकसभा सांसद की शपथ ली है। ऐसा करके उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर दी। ऐतिहासिक होने की दूसरी वजह यह भी रही है कि आंकड़ों के लिहाज से बीते 10 साल में विपक्ष इतना मजबूत कभी नहीं था जितना इस बार है, और उसे सरकार को घेरने के अपने इरादे भी जाहिर कर दिए। हम इसे भी दिखाएंगे। उससे पहले संसद के पहले दिन की कहानी तस्वीरों की जुबानी। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी तानाशाही नहीं चलेगी, संविधान की रक्षा हम करेंगे। आज से 18वीं लोकसभा शुरू हुई। हंगामा तो नहीं हुआ, लेकिन पक्ष विपक्ष का एजेंडा साफ हो गया है। शुरुआत सांसदों की शपथ से हुई है। शपथ से पहले सदन के बाहर प्रधानमंत्री मोदी ने 14 मिनट 28 सेकंड के भाषण में आपातकाल का मुद्दा उठाया। कहा, लोकतांत्रिक देश में ऐसा फिर कभी नहीं होने दिया जाएगा। 50 साल पहले 25 और 26 जून की रात इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। कल 25 जून है, इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने बात कही। चुनाव में विपक्ष का मुद्दा, मुख्य मुद्दा 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में भी विपक्ष का मुख्य मुद्दा ही दिखाई दिया, और वो था संविधान खतरे में है। इंडिया गठबंधन के सांसद आज संविधान की प्रति लेकर संसद में आए। उससे पहले प्रधानमंत्री ने संविधान पर लगे काले दाग यानी इमरजेंसी की याद दिला दी। इसे सियासी मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। सदन में आज टकराव की कई तस्वीरें दिखी, लेकिन एक खास तस्वीर आपको जरूर देखना चाहिए। खास तस्वीर सत्ता पक्ष की ओर से पहली कतार में, यहां पर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी बैठे थे, उनके ठीक बगल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और फिर गृह मंत्री अमित शाह, फिर उनके बगल में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। ये देखिए, प्रधानमंत्री, फिर रक्षा मंत्री, फिर गृह मंत्री, और फिर सड़क परिवहन मंत्री। यहां पर यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार में वरिष्ठता का क्रम भी यही है। अब विपक्ष की ओर से पहली कतार में कौन कौन बैठा है वो भी देखते हैं। पहली कुर्सी शायद डिप्टी स्पीकर के लिए छोड़ी गई है। अगर आप ध्यान से देखें जरा उस तरफ, ये देखिए, यहां पर, क्योंकि विपक्ष लगातार इसकी मांग कर रहा है। उस कुर्सी के ठीक बगल में रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बैठे थे। उनके बगल में अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद, ये देखिए, अवधेश प्रसाद बैठे हुए हैं, और अवधेश प्रसाद के बगल में कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव बैठे दिखे। इस बार बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सीट कांग्रेस से जीती हैं, फिर तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही। इसी लिहाज से राहुल गांधी के बगल में अखिलेश यादव बैठे। दूसरी और सबसे जरूरी बात, यूपी के 2 लड़के पीएम मोदी के ठीक सामने बैठे दिखे। मतलब ये कि सीटिंग में भी सरकार के सामने विपक्ष की एकजुटता वाली चुनौती दिखी। आगे भी चुनौती किस तरह की होगी, इसकी झलक राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने आज पीएम मोदी के शपथ के दौरान दिखाई। माननीय
18वीं लोकसभा में राष्ट्रगान और फिर दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद बतौर लोकसभा सदस्य सबसे पहले शपथ प्रधानमंत्री मोदी ने ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बाद उनकी कैबिनेट के लोकसभा सांसदों ने शपथ ली। मैं राधा मोहन सिंह, मैं फग्गन सिंह कुलस्ते, मैं शिवराज सिंह चौहान। लेकिन जब पीएम मोदी शपथ लेने पहुंचे तो विपक्ष की ओर से पहली कतार में बैठे राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने वहीं मोर्चा खोल दिया। पीएम मोदी मंच की ओर बढ़ रहे थे तो राहुल गांधी, गौरव गोगोई समेत विपक्ष के कई सांसदों ने विरोध स्वरूप उन्हें संविधान की प्रतियां दिखाई। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। पीएम मोदी ने जब शपथ ले ली, लौटने लगे तो पूरी संसद को दोनों हाथ जोड़कर नमन किया। उस वक्त राहुल गांधी ने भी दोनों हाथ जोड़कर उनका सम्मान किया। वहीं पीएम मोदी शपथ से पहले परंपरा के मुताबिक मीडिया से मुखातिब हुए तो आपातकाल का मुद्दा उठाकर कांग्रेस पर कटाक्ष किया। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी। पीएम मोदी ने इमरजेंसी के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की कोशिश की लगा दिया गया तो संसद के अंदर विपक्ष संविधान के अलावा नीट, एनटीए पर गरम दिखा। ये नजारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की शपथ के दौरान देखा। श्री नितिन जयराम गडकरी। इससे पहले विपक्ष केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की शपथ के दौरान अलग रंग में दिखा। सत्ता पक्ष के साथ साथ समूचा विपक्ष उनके समर्थन में मेज को थपथपाता नजर आया। संसद के बाहर बात करें तो विपक्ष की एकजुटता यहां भी दिखी। संविधान की रक्षा हम करेंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव के साथ विपक्ष के बड़े नेता संविधान की प्रति लेकर विरोध जताते नजर आए। संसद के ठीक बाहर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल अखिलेश यादव से गले मिलते दिखे। इसके बाद केसी वेणुगोपाल लंच के समय नई संसद के बाहर सीढ़ियों पर के सुरेश से कुछ बातें कर रहे थे तो पीछे से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह आ गए। केसी वेणुगोपाल ने उन्हें फौरन गले लगा लिया और ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे अनूठी तस्वीर थी। 1999 से लोकसभा सांसद रही सोनिया गांधी 18वीं लोकसभा में विपक्ष की बेंचेस में नहीं दिखाई दी क्योंकि अब वो राज्यसभा से सांसद है। वैसे राहुल गांधी और पूरा विपक्ष संविधान की जिस प्रति को लेकर आज नई संसद पहुंचा था उसे लेकर हमारे पास एक रोचक जानकारी है। भारत का संविधान ये किताब लखनऊ में छपती है। 2009 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। इसमें कुल 642 पन्ने हैं। ये किताब बाइबल पन्नों पर छपती है जो बेहद पतली होती है। लखनऊ की ईस्टर्न बुक कंपनी इसे प्रकाशित करती है। ये कंपनी वर्ष 1942 में बनी थी। इसका साइज ऐसा है जिसे इसे पॉकेट में रखा जा सके। इसकी कीमत 895 रुपए है। राहुल गांधी जब से इसे अपने साथ लेकर घूमने लगे हैं तब से इसकी बिक्री दोगुना हो गई है। हमारे सहयोगी पंकज झा ने इस कंपनी के जीएम से एक्सक्लूसिव बातचीत की। ये बुक 624 पेजेस में कवर किया गया है। तो 624 पेजेस अगर नॉर्मल पेपर लगाते तो किताब की मोटाई बढ़ जाती है। अच्छा, बहुत मोटी हो जाती है अगर नॉर्मल पेजेज होते तो इसके लिए हमको ऐसा कागज़ लगाना था कि किताब की मोटाई भी ना बढ़े, साइज भी ना हो और कोट के पॉकेट में फिट हो। तो इसके लिए स्पेशल एक पेपर आता है, बाइबल पेपर। ये बहुत, देखिए आप छू के देखिए, बहुत पतली सी है। तो ये कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन इसके अंदर आ गया है। समाजवादी पार्टी के सहस्तित सांसद भी संविधान की ऐसी ही प्रति लेकर पहुंचे संसद के अंदर। सभी सांसदों ने लाल टोपी पहनी हुई थी, गले में लाल गमछा भी डाला हुआ था। लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से एक तस्वीर ऐसी भी दिखी जिसकी चर्चा दिल्ली से लखनऊ तक के राजनीतिक गलियारों में हुई। इस तस्वीर में 2027 के लिए उत्तर प्रदेश की लड़ाई का संकेत भी देखा जा सकता है।
संसद के बाहर समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों के शक्ति प्रदर्शन का ये पूरा वीडियो वैसे तो 120 सेकंड का है, लेकिन इसके शुरुआती 33 सेकंड ऐसे थे जो चर्चा का विषय बन गए। अखिलेश यादव अपनी टीम के साथ संसद की सीढ़ियां चढ़ने जा रहे थे। इस दौरान उनके एक हाथ में संविधान देखा तो दूसरे हाथ से उन्होंने अयोध्या से चुनाव जीतने वाले सांसद अवधेश प्रसाद का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। सीढ़ियां चढ़कर वो अवधेश प्रसाद को अपने साथ संसद के अंदर ले गए। अंदर सदन में अवधेश प्रसाद विपक्ष की पहली पंक्ति में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के ठीक बीच में भी बैठे दिखे। यूपी की राजनीति पर नजर रखने वाले जानकारों का मानना है कि अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को इतना महत्व देकर दो बड़े संदेश दिए। पहला, अखिलेश यादव पीएम मोदी के ठीक सामने अवधेश प्रसाद को बैठाकर बीजेपी को अयोध्या की हार याद दिला रहे थे। दूसरा, लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पीडीए की जो राजनीति शुरू की, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को प्राथमिकता देकर जो 37 सीटें जीती, उस पीडीए का बड़ा चेहरा अवधेश प्रसाद रहे हैं। ऐसे में उन्हें संसद में अपने बगल में बैठाकर अखिलेश ने मैसेज देने की कोशिश की कि उनकी पीडीए की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। 2027 में 300 सीटें जीतने के उनके लक्ष्य में पीडीए सबसे बड़ा एजेंडा होगा। अच्छे दिन का इंतजार करते करते लोग थक गए। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में खुशियों के दिन जरूर आएंगे। वैसे अवधेश प्रसाद यूपी की राजनीति में बड़ा चेहरा रहे हैं। वो यूपी विधानसभा में भी अखिलेश यादव के ठीक बगल में बैठा करते थे और अखिलेश यादव उन्हें लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही अयोध्या का सांसद बता चुके थे। पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूँ, सांसद बनने वाले हो। वैसे संसद में आज एक और रोचक वाकया हुआ। राहुल गांधी को लेकर एक विवाद हुआ। ये कितना सच है और कितना गलत रहा, इसका फैसला अब तक नहीं हो पाया है। जब संसद का सत्र शुरू होता है तो नियम के मुताबिक राष्ट्रगान गाया जाता है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि संविधान की दुहाई देने वाले राहुल गांधी राष्ट्रगान के वक्त लोकसभा से गायब थे। अब सवाल उठता है कि क्या राहुल वाकई सदन में नहीं थे? अगर सदन में नहीं थे तो कहां थे? हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जो दावों पर आधारित है। इसे देखिए और आप तय कीजिए कि राहुल गांधी आखिर उस वक्त कहां थे। लोकसभा के अंदर जब राष्ट्रगान शुरू हुआ तो पीएम मोदी राष्ट्रगान गाते दिखे। हर एक लोकसभा सांसद राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा दिखा, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि ऐसे समय राहुल गांधी नजर नहीं आए। वो राष्ट्रगान के समय संसद से नदारद रहे। भारत के प्रति श्रद्धा व्यक्त करके नेशनल एंथम के समय में यहाँ मौजूद थे। राहुल गांधी जी नहीं थे, शायद उनका प्रायोरिटीज अलग है। आप उन्हीं से पूछिए कि वो क्या कर रहे थे, क्यों नहीं आए थे। लेकिन जब पीएम राहुल गांधी देश को इज्जत देने वाले नहीं है। बाहर देश में जाके हमारे देश का खिलाफ बोलते हैं, भारत में संविधान का खिलाफ वो बोलते हैं, भारत में राष्ट्रीय ध्वज का खिलाफ बोलते हैं, भारत में राष्ट्रगीत को अपमान करते हैं। क्या वाकई राहुल गांधी राष्ट्रगान के समय नदारद थे? राहुल गांधी पर बीजेपी के आरोप में कितना दम है? बीजेपी के इस आरोप के बाद सोशल मीडिया पर विपक्षी खेमा एक्टिव हुआ। इसे बीजेपी का दुष्प्रचार कहा। दावा किया कि राष्ट्रगान जब शुरू हुआ तो राहुल गांधी लोकसभा में सबसे पीछे खड़े थे। आपकी स्क्रीन पर यह वही तस्वीर है, लेकिन संसद टीवी के लोगों के पीछे राहुल गांधी छिप से गए तो उन्हें सर्कल करके दिखाने की कोशिश की गई। राष्ट्रगान जब समाप्त हुआ तो इसके तुरंत बाद वो अपनी सीट पर बैठने के लिए आते दिखे। देखिए, बीजेपी का काम है कहना, हमारा काम है अपना काम करना। हम अपना काम करेंगे, वो अपना काम कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं। मजे की बात है कि राहुल गांधी पर हो रही सियासत का जवाब देने के लिए इमरान मसूद सामने आए, लेकिन उन्होंने खुद माना कि वो राष्ट्रगान के समय लोकसभा में मौजूद नहीं थे। संसद सत्र के पहले दिन 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 266 सांसदों ने अपनी शपथ ले ली। कल महाराष्ट्र, यूपी, बंगाल समेत कुल 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 278 सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर ने सांसदों को शपथ दिलाई। उसके बाद सभी सांसद एक रजिस्टर पर दस्तखत करते दिखे।
अब हम आपको उस रजिस्टर के बारे में बताते हैं। इस रजिस्टर में 3 कॉलम होते हैं। पहला लोकसभा सदस्य का नाम, दूसरा चुने गए राज्य और लोकसभा क्षेत्र का नाम, मतलब वो किस राज्य की किस लोकसभा सीट से चुनकर आए, और तीसरा हस्ताक्षर। ऊपर के दोनों कॉलम को भरने के बाद सांसदों को अंत में अपना हस्ताक्षर इसी कॉलम में करना होता है। वैसे आज एक बड़ा अपडेट यह भी रहा कि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को राज्यसभा में नेता सदन बना दिया गया। यह जिम्मेदारी पीयूष गोयल के पास थी, लेकिन अब वो लोकसभा के लिए चुनकर आ गए हैं, तो कमान जेपी नड्डा को सौंपी गई। संसद में जिस वक्त सरकार और विपक्ष के बीच संविधान पर रण छिड़ा है, उसी वक्त राजस्थान यूनिवर्सिटी में बना संविधान पार्क सुर्खियों में आ गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 19 जून को राज्यपाल कलराज मिश्र ने संविधान पार्क का उद्घाटन किया था। उद्घाटन होने के बाद पता चला कि पार्क में लिखे गए संविधान के कुछ भागों में बड़ी गलतियां हैं। गलत संविधान लिखने पर छात्र नेताओं ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सवाल यह है कि इस गलती का जिम्मेदार आखिर कौन है? जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी में 3 करोड़ रुपए की लागत से संविधान पार्क का निर्माण हुआ है। प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में राज्यपाल कलराज मिश्र के प्रयासों से संविधान पार्क बनाने की योजना है। योजना के तहत इस संविधान पार्क में संविधान स्तंभ बनाया गया। स्तंभ पर संविधान के 22 भागों को लिखा गया। इसी में गड़बड़ी सामने आई। संविधान स्तंभ पर संविधान के भाग 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट है, जबकि संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंध का उल्लेख किया गया है। लेकिन यूनिवर्सिटी के संविधान पार्क में भाग 17 में ही आपातकालीन उपबंध लिख दिया गया है। बाद में गलती पता चलने पर आनन फानन में सफेद रंग और पट्टी लगाकर उसे कवर कर दिया गया। इसको लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यह है संविधान पार्क। ये 4 से 5 दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ था और इस संविधान पार्क में जो है बड़ी गलतियां बताई गई हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इसका उद्घाटन किया था और आप देख सकते हैं कि ये पार्ट 17 को यहाँ थोड़ा सा जो है रंग पोत दिया गया है और उसको छुपाया गया। यह चीज़ जानबूझकर की गई है। आप देखिए, संविधान का जो मूल उद्देश्य है, संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें से सोशलिज्म और सेकुलरिज्म जैसे शब्द हटा दिए गए। तो यह गलती बिल्कुल जानबूझ के की गई है। स्तंभ के नीचे धरने पर बैठे एनएसयूआई के छात्र इस संविधान खत्म करने की साजिश बता रहे हैं। पार्क के आर्किटेक्ट अनूप भरतरिया पर बीजेपी मानसिकता से प्रभावित होकर जानबूझकर गलती करने का आरोप लगा रहे हैं। किसकी गलतियां रही है, इस आज सरकार होते हुए भाजपा से हम सवाल पूछते हैं। राज्यपाल जी ने आने से मना कर दिया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति को जल्द से जल्द उस कार्रवाई उस पर करनी चाहिए। जिस भी कंपनी ने इसमें काम लिया है, जिस कंपनी ने इसमें काम किया है, उसको ब्लैक लिस्टेड करो और मुकदमे के साथ उस पर कार्रवाई करो। जोधपुर यूनिवर्सिटी के संविधान पार्क में भी गलत संविधान लिखने की खबरें हैं। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि अगर कोई गलती हुई है तो उसे सुधार लिया जाएगा। त्रुटि ध्यान में आ गई, उसका समाधान होगा। इसलिए किसी ने ये बात तय है कि जानबूझ करके उस चीज़ का उल्लंघन नहीं किया। गलती हुई है, त्रुटि हुई है, तो त्रुटि का समाधान भी होगा। सवाल ये है कि कैसे गलती के बावजूद राज्यपाल से पार्क का उद्घाटन करा दिया गया, क्योंकि उद्घाटन से पहले संविधान के तथ्यों को चेक नहीं किया गया। फिलहाल इस मामले में जयपुर विकास प्राधिकरण और आर्किटेक्ट की भूमिका कटघरे में है। हालांकि जिस तरह से संविधान पर संसद में सरकार और विपक्ष के बीच संग्राम छिड़ा है, ऐसे में राजस्थान से उठा ये विवाद सियासी गलियारों का तापमान और बढ़ा सकता है। ध्वज आर्या, TV9 भारतवर्ष, जयपुर। क्या अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में पानी टपक रहा है? बड़ी खबर, क्या नए नवेले मंदिर के गर्भगृह में छत से बारिश का पानी टपक रहा है? यह सवाल मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास के बयान के बाद हर किसी के मन में है। सत्येंद्र दास के मुताबिक पहली बारिश में ही राम मंदिर के गर्भगृह में पानी टपकने लगा। आज हम आपको इस दावे का सच बताएंगे। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने इस दावे पर अपनी बात TV9 के जरिए देश के सामने रखी। लेकिन रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास के दावे ने सबको चौंका दिया। लेकिन पहले आपको दावा सुनना चाहिए, तो आप राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का बयान सुनिए। लेकिन जो भी मंदिर बन गए हैं जहाँ रामलला विराजमान हैं और जो आगे भी जगह बनी है, उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है
जिसके कारण से पानी चू रहा है। पानी निकलने का जगह नहीं है और कल तक पानी ऊपर से चूता भी है। ये समस्या जो है इसका समाधान पहले आजे कल में सोच करके उसको निश्चित कर लें, नहीं तो वर्षा जब शुरू होगी तो वहाँ पूजा अर्चना और कालता दर्शन और सब बंद हो जाए। सत्येंद्र दास के बयान से देश भर में हंगामा मच गया। हर कोई इस दावे का सच जानना चाहता है। कोई तस्वीर सामने नहीं है, ना ही कोई वीडियो सामने आया है जिसमें सही बात पता चल सके। इसीलिए TV9 भारतवर्ष ने सीधे नृपेंद्र मिश्रा को फोन किया। नृपेंद्र मिश्रा राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं और इन्हीं की देखरेख में मंदिर का निर्माण अभी भी चल रहा है। मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल ने नृपेंद्र मिश्रा से फोन पर बातचीत की और मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास के दावे का सच जाना। हेलो ये गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं गौरव अग्रवाल बोल रहा हूँ TV9 भारतवर्ष से। जी सर, एक खबर आ रही है सत्येंद्र दास जी के हवाले से कि जो छत है राम मंदिर की, उस पर गर्भगृह में पानी टपका है। मैं उस पर आपका वर्जन लेना चाहता था। जी, वास्तविक स्थिति मैं अयोध्या में ही हूँ जी। मैंने जिस रात्रि को वर्षा हुई है उसकी अगली सुबह मौके का मुआयना किया जी, और वास्तविकता यह है कि गर्भगृह में कोई पानी नहीं आया जी। जो पानी आया वो आगे का गुरुमंडप है उसमें आया, और उसका कारण क्या है कि गुरुमंडप अभी कवर नहीं है। वो हमारी जानकारी में है हम कि वो पानी गिरेगा, तो वह तब जाकर के वो रुकावट आएगी जब हम दूसरा तल है जी उस पर हम डोम बना देंगे तब जी। तो एक प्रकार से जब शिखर और डोम का स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा जी, तब गुरुमंडप से पूरा 100% पानी की गिरने की रुकावट हो सकेगी। तो आप कह रहे हैं सर कि गर्भगृह में कोई पानी नहीं आया? गर्भगृह में कोई पानी नहीं आया, तो ऐसा निर्माण में कोई कमी नहीं है। जो उन्होंने यह कहा कि कोई ड्रेनेज नहीं है गर्भगृह में जी, तो ऐसा है कि सारे मंडपों में स्लोप के द्वारा ड्रेनेज की व्यवस्था बाहर निकलने की है। ओके, तो सर फिर एक आखिरी सवाल, सत्येंद्र जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, उनकी जानकारी में कुछ चीज आई, उन्होंने वह बात बता दी। अच्छा होता वो जी लार्सन टूब्रो या टाटा कंसल्टेंट्स के किसी बड़े इंजीनियर को अपने आप बुला के पूछ ले कि ये पानी कैसे गिरा। ओके, तो वो समझा सकते थे। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने क्लैरिफिकेशन दिया। थैंक यू। धन्यवाद। आज संसद का सत्र जब शुरू हुआ तो दो मुद्दे सबसे ऊपर थे। पहला संविधान और दूसरा नीट को लेकर विवाद। नीट विवाद का सच सबसे पहले TV9 भारतवर्ष संवाददाता रुपेश कुमार ने देश के सामने रखा था। नीट पेपर लीक से जुड़े अलग अलग किरदारों को बेनकाब किया था। अब इस कड़ी में एक बॉक्स की एंट्री हुई है। नीट पेपर विवाद में इस बॉक्स की मिस्ट्री क्या है, आज हम इसे सुलझाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह पेपर लीक कैसे होता है? जब सिस्टम इतना फूल प्रूफ है तो माफियाओं को कहां से पेपर मिल जाते हैं? सिस्टम में आखिर लूपहोल्स कहां पर है, दरार कहां पर है? TV9 भारतवर्ष पर आज हम इसे डिकोड करेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि NTA कैसे काम करता है। NTA, अब ध्यान से देखिएगा, NTA की कमेटी पैनल होता है। यह पैनल प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए परीक्षा से संबंधित विषयों के एक्सपर्ट से संपर्क करता है। एक्सपर्ट से प्रश्न पत्र तैयार कराता है। एक विषय के एक से ज्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं। एक्सपर्ट्स अपने सवाल कमेटी को भेजते हैं, फिर यह कमेटी प्रश्न पत्र का फाइनल सेट तैयार करती है। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, फाइनल सेट तैयार करती है। यहां से उसे छपने के लिए प्रिंटिंग प्रेस भेजा जाता है। छपाई के बाद वापस इसे NTA भेजा जाता है। NTA फाइनल प्रश्न पत्र परीक्षा से कुछ दिन पहले राज्यों को सील बंद करके भेजती है। वहां इसे बैंक के लॉकर में सुरक्षित रखा जाता है। फिर परीक्षा के दिन बैंकों से अलग अलग केंद्रों पर सील बंद भेजा जाता है। अगर इतने फुल प्रूफ सिस्टम के बाद भी पेपर लीक हो जाता है, तब पेपर लीक माफिया इसे कैसे आगे बढ़ाता है, और वो जान लीजिए। TV9 भारतवर्ष संवाददाता रुपेश कुमार ने
नीट पेपर लीक में संजीव मुखिया की भूमिका पर खुलासा किया। किंग पिन संजीव मुखिया के नीचे सिकंदर यादवेंदु था। यह देखिए, यह पूरा आप मैनेजमेंट देखिए किस तरीके से हो रहा है, ध्यान से। और सिकंदर यादवेंद्र ने अपने गिरोह के सदस्यों की मदद से सॉल्वर तलाशने के लिए डॉक्टरों से संपर्क किया। इसके बाद पेपर लीक की चेन में सेफ हाउस आते हैं और आखिरी स्टेज में एग्जाम सेंटर को मैनेज किया जाता है। अभी तक पेपर लीक जिस तरह से होता रहा है उसमें माफियाओं का नेटवर्क इस तर्ज पर काम करता है। TV9 भारतवर्ष संवाददाता रूपेश कुमार ने पेपर लीक की एक एक पहेली को जिस तरह सुलझाया, लगभग उसी लाइन पर सीबीआई भी जांच आगे बढ़ा रही है। नीट पेपर लीक मामले की जांच करने के लिए सीबीआई की एक टीम ने पटना और दूसरी टीम ने गुजरात के गोधरा में डेरा डाल दिया है। पटना में सबसे पहले सीबीआई अधिकारी शास्त्री नगर थाने पहुंचे, जहां मुकदमा दर्ज हुआ था। यहां से वो पुलिस के साथ ईओडब्ल्यू यानी आर्थिक अपराध इकाई के दफ्तर गए। बिहार में ईओडब्ल्यू ही इस केस की जांच कर रही है। सीबीआई बिहार और गुजरात पुलिस से उनके केस की जांच रिपोर्ट ले रही है ताकि पूरे मामले को समझा जा सके। सीबीआई ने शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर नीट एग्जाम पेपर लीक मामले को लेकर आईपीसी की धारा 420, 406 और 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज की। सबसे पहले सीबीआई की टीम शास्त्री नगर थाने पहुंची और शास्त्री नगर थाने के जो इस केस के जो आईओ हैं, जो अनुसंधान करता है तेज नारायण सिंह, उनके साथ एक लंबी बैठक हुई। तमाम जो कागजात हैं, तमाम जो सबूत हैं और किस तरह से शुरुआत हुई थी, पूरी तफसील से सारी बातें जानने के बाद से सीबीआई की टीम तेज नारायण सिंह के साथ यानी कि शास्त्री नगर थाने के साथ पहुंच गई। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पूरी जांच को 4 चरणों में बांटा गया है। सीबीआई की कोशिश है कि परीक्षा के पेपर तैयार करने, पेपर की छपाई, देश के अलग अलग हिस्सों में ट्रांसपोर्टेशन और एग्जामिनेशन सेंटर में डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया के बीच की कमी का फायदा उठाकर पेपर लीक करने वालों का पता लगाना है। सीबीआई के रडार पर एनटीए के वो अधिकारी हैं जिनकी सीधी भूमिका पेपर तैयार करवाने की होती है। इन्हें राज्यों तक पहुंचाने और परीक्षा होने तक सुरक्षित रखने की होती है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक एनटीए की पेपर तैयार करने की प्रक्रिया बेहद गोपनीय है। बावजूद इसके सॉल्वर गैंग ने पेपर छपाई से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की प्रक्रिया में खामियों का फायदा उठाकर पेपर लीक करा दिया। अब सीबीआई इन्हीं खामियों का पता लगाएगी। यही नहीं, सीबीआई के पास ऐसे 1000 फोन नंबर हैं जिनके डेटा की मदद से पेपर लीक करने वालों का पता लगा रही है। इन नंबरों और अभी की जांच में सामने आए मोबाइल नंबरों को डेटाबेस में डालकर पेपर लीक कराने वालों का पता लगाया जाएगा। इसके अलावा 8 मोबाइल फोन जांच के लिए सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब में भेजे गए हैं ताकि डेटा को रिट्रीव कर पेपर लीक का सुराग ढूंढा जाए। ये कोई पहली बार नहीं है जब नीट परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच हो रही है। इससे पहले भी 3 बार इसकी जांच इसी एजेंसी के हवाले की गई। इस जांच के नतीजे क्या है, हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने इसकी तहकीकात की। पटना और गोधरा में 2024 नीट एग्जाम कांड की सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब नीट एग्जाम विवाद की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपी गई हो। इससे पहले भी 2018, 2021 और 2022 में नीट परीक्षा पेपर के मामले में जांच सीबीआई ही कर रही है। TV9 भारतवर्ष के पास तीनों साल में दर्ज हुई एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है। 6 मई 2018 को नीट यूजी मामले में दिल्ली के आकुर्ति एजुकेशन के मालिक आरती तोमर, अश्विनी तोमर के अलावा मोहित चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। ये तीनों परीक्षार्थियों के परिवार वालों को लालच देकर टेस्ट पास करवाते थे, जिसकी शिकायत एनटीए ने सीबीआई को की थी, जिसके बाद सीबीआई ने बाकायदा एक मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। ठीक इसी तरह से नीट यूजी 2021 एग्जाम में भी गड़बड़ियां सामने आई थी। 12 सितंबर 2021 को 4 आरोपियों परिमल इंस्टीट्यूट, आरके एजुकेशन, करियर गाइडेंस नागपुर, दिवाकर सिंह, मुन्ना और अन्य के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। आरोप है कि आरके एजुकेशन के मालिक परिमल ने कुछ कैंडिडेट्स के परिवार वालों को प्रोक्सी कैंडिडेट के जरिए नीट का एग्जाम पास करवाने का झांसा दिया था और उनसे 50 लाख रुपए की डिमांड भी की थी। सीबीआई ने मामला दर्ज कर परिमल और उसके साथी दिवाकर को गिरफ्तार किया था।
लेकिन कुछ आरोपी आज भी फरार हैं और मामले की जांच अभी चल ही रही है। सीबीआई ने एक सॉल्वर गैंग के खिलाफ 17 जुलाई 2022 को एफआईआर दर्ज की, जिसमें 11 नामजद हैं। एफआईआर के मुताबिक 17 जुलाई 2022 को आयोजित परीक्षा में आरोपियों ने पहचान पत्र में गड़बड़ी कर असली छात्रों की जगह एग्जाम में बैठकर परीक्षा दी थी। इस मामले में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है और ट्रायल चल रहा है। नीट के पुराने 3 मामलों की सीबीआई जांच अब तक अंजाम तक नहीं पहुंची है और यह चौथा मामला सामने आ गया। आज जब सीबीआई पटना में फाइल खंगाल रही थी, तब झारखंड के हजारीबाग से उस बॉक्स की तस्वीर आई जिसमें नीट के पेपर कुरियर कंपनी ने बैंक तक पहुंचाए थे। एग्जाम को लेकर किस कदर लापरवाही बरती गई, सिस्टम की पोल खोलती ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। नीट पेपर को बैंक के लॉकर तक पहुंचाने में किस तरह लापरवाही बरती गई, उसकी पोल हजारीबाग से आई ये तस्वीर खोलती है। ई रिक्शा पर जो बॉक्स आप देख रहे हैं, उसके अंदर नीट एग्जाम के पेपर हैं। उस परीक्षा के पेपर जिसे लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा है। टीवी 9 ने जब इसकी पड़ताल की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। टीवी 9 को हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि ब्लू डार्ट कंपनी ने स्टेट बैंक को ई रिक्शा पर बक्सा भेजा था। शक है कि बैंक के रास्ते में ही पेपर लीक हो चुका था। टीम ने पूछा कि वही ट्रक जब यहाँ तक आई थी, 1-2 किलोमीटर दूर बैंक क्यों नहीं पहुँचाया। उन्होंने कहा कि ट्रक का ड्राइवर मना कर दिया, इसलिए ई रिक्शा पे ये सारी चीजें पहुँचाया। ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल का दावा है कि उन्हें 5 मई यानी परीक्षा के दिन 15 से 30 मिनट पहले पेपर मिले थे। हम लोग क्वेश्चन पेपर रिसीव करते हैं 5 तारीख को एग्जाम वाले दिन बैंक से, और रिसीव करने के बाद वो कई सारे स्टेक होल्डर्स के निगरानी में रहता है। तो यहाँ से कुछ गड़बड़ होने की चांसेस नहीं। ये 5 तारीख है, अगर एक दिन पहले वो पटना पहुंचा है तो कैसे पहुंचा है, ये जांच का विषय है। ओएसएस स्कूल के प्रबंधक ने बताया कि बंद बक्से के शील्ड पेपर में प्रोफेशनल तरीके से छेड़छाड़ की गई थी। पैकेट को नीचे से टेम्पर्ड किया गया और चिपका दिया गया। पहली नजर में चिपकाने वाली बात का पता नहीं चलता। बिहार ईओयू की टीम ने इस मामले में एसबीआई जाकर भी जांच की थी। आपको बता दें कि हजारीबाग के ओएसएस स्कूल में नीट परीक्षा का केंद्र था। हजारीबाग में भी पेपर लीक के आरोप लगे हैं।